हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, और इसका जो है यूजीसी नेट पेपर 1 में इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता ही है। तो इसमें हम जो है एक शॉर्ट जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आईसीटी को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो आईसीटी मीडिया यहाँ पे दो तरह का होता है। एक सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस का क्या मीनिंग होता है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि सिंक्रोनस का मीनिंग यहाँ पे होता है कि आप सेम टाइम एंड डिफरेंट लोकेशन पे आप बैठे होते हो। डिफरेंट लोकेशन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप करते हो, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि डिफरेंट पर्सन्स अलग अलग लोकेशन में बैठे होते हैं और सेम टाइम में आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो इसको सिंक्रोनस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक्रोनस कहते हैं। और सिंक्रोनस हो गया, इसके उल्टा हो गया डिफरेंट टाइम पे आप डिफरेंट लोकेशन में बैठे होते हैं। जैसे आप ब्लॉग देख रहे हो या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको एक ही टाइम में सबको जो है डिफरेंट लोकेशन में बैठना है। पहले केस में क्या था, आपको सेम टाइम में डिफरेंट लोकेशन में आप बैठे होते हो। ठीक है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, और असिंक्रोनस में क्या होगा कि आप डिफरेंट लोकेशन में बैठे हो पर सेम टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं है कि यहाँ पे सेम टाइम पे आप नहीं बैठोगे। जैसे आप इंटरनेट में ब्लॉग लिखा हुआ है, डिफरेंट लोग अलग अलग टाइम में देखते हैं। ओके, अलग अलग लोकेशन पे, तो वो असिंक्रोनस हो गया। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे देखते हैं कि यहाँ पे आगे देखेंगे कि कैटेगरीज क्या क्या होती है। जैसे ई लर्निंग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ई लर्निंग हमारा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग हो गया। जैसे भी आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के ऑनलाइन क्यूजी सॉल्व करते हैं, तो वो सारा ई लर्निंग का पार्ट हो गया। और ब्लेंडेड लर्निंग क्या हो गया, ये फेस टू फेस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग, ये दोनों का कम्बिनेशन है। तो ब्लेंडेड मतलब मिक्स, एक तरह का मिक्स लर्निंग हो गया। तो इसमें दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो आगे मूव करेंगे तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए आप कि डिजिटल इनिशिएटिव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है, यहाँ पे लिखना है NMEICT। तो क्या है ये? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर ने इसको स्पॉन्सर कर रखा है। और इसमें इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अव्यू करके इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसमें ये टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अव्यू सॉफ्टवेयर से टीचर को नई नई ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे टीचिंग है यूटिलाइज करना है, कैसे जो है बच्चों को जो है एक जो है अच्छे से जो है आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना है। तो सारी चीज़ें इसमें अव्यू में होती हैं। ठीक है, और इसमें एक अलग अगला नेक्स्ट इसका इनिशिएटिव जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है INFIV नेट, मतलब इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है। इसमें क्या है, कई लाखों के नंबर में आपको ई बुक मिल जाएगी। इसमें हाई क्वालिटी ई जर्नल्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन एंड जो है लाइब्रेरी नेटवर्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों जो है दोनों किसके अंडर लॉन्च किए गए हैं? ये नेशनल मिशंस ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, अब आगे मूव करते हैं हम। आगे NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग जो है ये 2003 में लॉन्च किया गया था। और ये किसका इनिशिएटिव था? इसमें 7 IIT से हमारा, जैसे IIT बॉम्बे आ गया, IIT दिल्ली आ गया, मद्रास आ गया। ओके, और IIT गुवाहाटी आ गया, रुड़की आ गया, और हमारा जो है खड़गपुर आ गया। तो और प्लस IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है, और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 8 इंस्टीट्यूशन थे, इन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया। तो इसमें क्या है, इसमें कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे, कोर्सेज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और किससे रिलेटेड? इंजीनियरिंग और साइंसेज से रिलेटेड आपको कोर्सेज़ मिलेंगे। और आप कोर्सेज़ कंप्लीट करते हो तो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो दिखाएगा कि आपने यहाँ से कोर्स को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, आगे इम्पोर्टेंट है आपका ये स्वयं जो है, ये आपको सर 2015-16 में ये स्टार्ट हुआ था। तो बिल्कुल इंडिजिनस है ये। ओके,
तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो मासिव ऑनलाइन कोर्सेज बोलते हैं इसको, ठीक है, मासिव ओपन एंड ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, तो इंडिजिनस है ये, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी के प्रिंसिपल्स पे ये ऑपरेट होता है। ओके, उसके नेक्स्ट है स्वयं प्रभा। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि ये 34 जो है एजुकेशनल डायरेक्ट टू होम DTH जो चैनल्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है ये। इसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको लेक्चर्स वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यू कंटेंट ऑफ एटलीस्ट 4 आवर, 4 घंटे का न्यू कंटेंट इसमें डेली मिलेगा। फिर इसको जो है कम से कम ये 6 टाइम इसको रिपीट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है सेम कंटेंट को आप डिफरेंट टाइम में बैठ के आप देख सकते हैं। तो ये स्वयं प्रभा क्या है, ये 34 चैनल का एक ग्रुप है। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है ये क्या है, नेशनल एकेडमी अंडर द डिजिटल्स इंडिया जो है डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट भी इसके थ्रू आपको मिल जाते हैं। तो ये क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो आपको क्या है कि आप जैसे 11th-12th भी करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट इसमें मिल जाएगा। ओके, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं ई शोध गंगा। तो एक्सेस टू अ डिजिटल जर्नल एंड आर्काइवल्स एक्सेस 10,000 पेयर रिव्यू जर्नल। तो यहाँ पे बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, उनकी आपको एक्सेस मिल जाती है किसमें, ई शोध सिंधु के अंडर। ओके, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको जो है रिसर्च से रिलेटेड डाटा नहीं मिल रहा है, जर्नल नहीं मिल रहा है, तो आप इसका यूज करके ई शोध सिंधु का यूज करके आप जो है डाटा को ले सकते हैं या जर्नल को देख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं ई यंत्र क्या है। ये यंत्र क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कहाँ पे सेटअप किया गया, IIT बॉम्बे में इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी यंग टैलेंटेड इंजीनियर है तो उनकी हेल्प से जो है हमें टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो ई यंत्र इसको बोलते हैं। ई यंत्र कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और कहाँ पे होस्ट किया है, IIT बॉम्बे में। ये जो है यंग इंजीनियर का जो है यूटिलाइज करके उनकी तो टेक्नोलॉजी का यूज करके तो हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है इसमें। ठीक है, आगे ई विद्वान क्या है, ये जो है इंफॉर्मेशन एंड द लाइब्रेरी नेटवर्क का इनिशिएटिव है, डीलिंग विद द रिसर्च इशू इन कोलैबोरेटिव मैनर बाय वर्किंग विद साइंटिस्ट, फैकल्टी एंड रिसर्च साइंटिस्ट। तो यहाँ पे सारे कोलैबोरेशन फॉर्म में काम करते हैं। कौन, साइंटिस्ट करती है, फैकल्टी करती है और रिसर्च साइंटिस्ट जो है, ताकि जो भी इशू आते हैं हमारे रिसर्च में उनको सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, तो किसका इनिशिएटिव है, ये इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का। आगे चलते हैं, बृहस्पति जो है ये क्या है, ओपन सोर्स लर्निंग सिस्टम है। किसने डेवलप किया था, ये IIT बॉम्बे ने डेवलप किया था। ओके, ये भी ध्यान रखना, बृहस्पति किसने, ज्ञान दर्शन आपको पता है, ये 2000 में जो है ये ज्वाइंट एफर्ट था इग्नो और IITs का। इसमें आप देख सकते हैं कि चैनल में ये जो है इसमें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आते थे। तो 2000 में इसको लॉन्च किया गया था, किसके, दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से, इग्नो और IITs। आगे देखते हैं कि ज्ञानवाणी क्या है, ये FM रेडियो चैनल था जो किसने, इग्नो और IIT ने लॉन्च किया था। तो इसको ज्ञानवाणी बोलते हैं। ई ज्ञान कोर्स आपको पता है, ये 2005 में लॉन्च किया था। आपको इग्नो से रिलेटेड जो भी 99% जो इग्नो की बुक्स है आपको ई ज्ञान कोर्स में PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो यहीं से बुक्स को डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, ये अर्नेट क्या है, ये है एजुकेशन एंड रिसर्च एक नेटवर्क बना होता है बड़ी IITs वगैरह में। तो ये कनेक्ट्स होते हैं इंस्टीट्यूशन इसके थ्रू। तो इसको अर्नेट, आपको एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ओके, आगे बात करते हैं विद्या लक्ष्मी की। ये विद्या लक्ष्मी क्या है, तो विद्या लक्ष्मी ये है कि आप जो है आप हायर एजुकेशन में आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपको लोन चाहिए होता है, तो आप विद्या लक्ष्मी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है ये, अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन आपको इसके थ्रू मिलेगा। इसमें बहुत सारे बैंक्स कनेक्टेड होते हैं। आप इसमें अपना प्रोफाइल बना के आप डिफरेंट बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इसमें रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे एक लिस्ट मिल जाएगा, आप उसी के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसको विद्या लक्ष्मी स्कीम बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होती है। तो देखिए स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर में कौन कौन सी होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे मेमोरी होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है, टेम्परेरी होता है, एक्सेस टाइम इज़
वेरी लेस, मतलब आपको यहाँ से कोई भी डाटा एक्सेस करना है तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि इसमें तभी इसको कैशे मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, और इसमें कैपेसिटी इसकी काफ़ी कम होती है। कई बार आप देखते हैं कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल आपका जो है स्लो हो जाता है, तो आप कैशे मेमोरी को आप डिलीट करते हैं, उससे जो है काफ़ी स्पेस ओपन हो जाता है। तो कैशे मेमोरी इसलिए होती है क्योंकि आपका जो एक्सेस टाइम कोई भी डाटा को करने का जो है कम हो जाता है इसमें, पर ये वोलेटाइल होती है। और ये रैंडम एक्सेस RAM होता है, ये मेन मेमोरी होती है, और ये जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, सॉरी, हाँ, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ओके, यहाँ पे मैंने वोलेटाइल लिख दिया है, आई थिंक यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है। मुझे यहाँ पे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि ये वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है। ओके, तो यहाँ पे पहले हमने क्या देखा, कैशे मेमोरी के बारे में बात किया यहाँ पे। तो कैशे मेमोरी क्या रहता है, कैशे मेमोरी में जो है ये जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है, और इसमें जो है आपका जो है एक्सेस टाइम काफ़ी कम होता है। ओके, और आगे रैम की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये भी वोलेटाइल होती है, सॉरी, ये इट इज़ आल्सो मेन मेमोरी बोलते हैं, टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये दोनों ही वोलेटाइल मेमोरी होती है। ओके, ये भी वोलेटाइल, ये भी वोलेटाइल। ओके, अब आपको रोम की बात करनी है, रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। ओके, इसको आप तो ये देखिए, ये वोलेटाइल और ये परमानेंट मेमोरी आ गई। ओके, अब आगे बात करते हैं प्राइमरी स्टोरेज जो है, जो प्राइमरी स्टोरेज है रैम और रोम जो दोनों होते हैं वहाँ पे, इसको आप प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं। तो डाटा स्टोर टेम्पोरली, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे डाटा जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो है यहाँ पे स्टोर होता है। अब आगे बात करते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज की हो गई। सेकेंडरी स्टोरेज, अब ये देखिए, इट कैन बी प्रोसेस डायरेक्टली फ्रॉम, कैन नॉट बी प्रोसेस। देखिए आप क्या है कि अगर सेकेंडरी स्टोरेज में आपका डाटा है तो आप इसको डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते, इट मस्ट बी कॉपीड इनटू अ प्राइमरी स्टोरेज। इनको आपको रैम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, तभी इसका इंफॉर्मेशन का यूज हो। जैसे हार्ड डिस्क आ गया, आप हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, फिर डाटा कॉपी करेंगे, तभी आप इसको देख सकते हैं, रैम में करेंगे। इस तरह फ्लोपी और CDs जो है इसी के एग्जांपल है। तो आपने देखा कि प्राइमरी स्टोरेज क्या हो गया, आपका रैम और रोम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज में आ गया, सेकेंडरी स्टोरेज में आ गया। और सेकेंडरी स्टोरेज में जो डाटा होता है उसको आप डायरेक्टली जो है एक्सेस नहीं कर सकते, आपको उसको रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी में उसको कॉपी करना पड़ेगा, तभी आप उसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब आगे क्लासिफिकेशन के इंटरनल मेमोरी की होती है, दे रिजाइड विद इन द कंप्यूटर। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, ये कंप्यूटर के अंदर ही होती हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगी है तो इनको इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं। और एक्सटर्नल स्टोरेज होती है, पोर्टेबल होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव हो गया पोर्टेबल, आप कभी भी कहाँ पे भी ले जाओ, किसी भी कंप्यूटर में लगा सकते हैं। ओके, CD जो है आपके पास होती है वो भी जो है एक्सटर्नल जो है मेमोरी में आती हैं। आगे अब सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर किस तरह के यूज होते हैं आपके कंप्यूटर में, क्या क्या चीज़ें होती है। तो कंपाइलर की बात करते हैं, कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू एन अदर कंप्यूटर लैंग्वेज। देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर जो भी कंपाइलर जो होता है उसका क्या काम होता है कि जो भी कोड जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एन अदर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कि देखिए कंप्यूटर जो लैंग्वेज को समझता है वो डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। तो कंपाइलर करता है कि जो कोड जो होता है तो दूसरी लैंग्वेज में होता है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर उसको उस लैंग्वेज में समझ पाए। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जैसे आप जो है विंडो यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल ऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो चीज़ें भी होती है सारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम OS से ही कंट्रोल होती है, ठीक है। इट कैन बी, ये 16 बिट का हो सकता है, 32 का हो सकता है, या 64 का हो सकता है, ठीक है। इनको डबल करते जाओ तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप विंडो यूज करते हैं तो विंडो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारा कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो है इसी के थ्रू कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और किस तरह के हो सकता है, ये 16 बिट का, 32 का और 64 का हो सकता है। ओके, अब देखिए हम आगे देखते हैं कि लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह की होती है। एक मशीन लैंग्वेज होती है, इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं, ओनली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर एंड
बाइनरी नंबर में होती है। जैसे 0 1 के हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, तो इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं और ये कंप्यूटर ही इसको समझ सकता है और ये बाइनरी नंबर में इसको लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह थोड़ा और डेवलपमेंट हो गया तो इसमें असेंबली लैंग्वेज आ गया, इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसको सिंबल में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में किस में करते हैं, हम इनको सिंबल में करते हैं। और पहले मशीन को कैसे बाइनरी नंबर 0 1 से हम इसको एक्सप्रेस करते थे, इसको सिंबल से करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज आ गया थर्ड जो है C++ जावा जो है, इसको जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, देन ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज बाय कंपाइलर। ठीक है, तो देखिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। पहले मशीन लर्निंग को हम बाइनरी 0 1 में लिखते थे, असेंबली लैंग्वेज को हम सिंबल में लिखते थे, और जो है हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। देन जो है इसको जो है कंपाइलर इनको कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उस चीज़ को समझ पाए। ओके, अब आगे चलते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है। तो लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करना है, तो उसको कन्वर्ट करना है। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है लाइन बाई लाइन। ठीक है, और उसी तरह आगे कंपाइलर बोले तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, एक ही साथ कर देता है। और जो भी एरर आ जाती है उसको भी रिपोर्टिंग करता है। देन सेकंड टाइम भी इसको ये कन्वर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन में, इवेंचुअली लास्ट में क्या करना है कि असेंबली मशीन लैंग्वेज में ही हमें लिखनी है चीज़ें ताकि कंप्यूटर समझ पाए। तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट कर देता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लैंग्वेज को मशीन में कर देता है, और कंपाइलर हायर लैंग्वेज को ही मशीन में कन्वर्ट करता है, पर एक ही वन गो में कर देता है, और उसमें एरर आते हैं उनको भी रिपोर्ट करता है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, इट हैज़ ओनली 2 बेस, इसका 2 बेस होता है। तो देखो ये आ जाते हैं कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। तो 0 और 1 आ गए तो ये 2 हो गए, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया। ओके, और ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या हो गया, इसमें ऑक्टल मतलब 8, तो इसका क्या है, इसका बेस 8 है। तो 0 से लेकर 7 तक कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ऑक्टल में कितने नंबर आ गए, ये 8 आ गए, तो इसका बेस 8 है। और डेसिमल का आपको पता है 10 हो गया, तो ये 0 से 9 तक आ गया। और हेक्साडेसिमल आ गया, इसमें जो है 16 नंबर होंगे। तो 0 से 9 तक हो गए, ये कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। और 1 A B C D E F ये कितने हो गए, ये फिर आपके पास 6 हो गए। तो कितना आ गया, इसका बेस 16 आ गया। तो ये आपको ऐसे याद रहे, बाइनरी 2, ऑक्टल मतलब 8, और डेसिमल मतलब 10, मतलब 0 से स्टार्ट करना है, मतलब हेक्साडेसिमल मीन 16। ओके, तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर को आप याद रख सकते हैं, इनको नंबर सिस्टम को। अब देखिए, अब आगे इम्पोर्टेंट आ गया कि बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, बिट क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि बिट के बारे में। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्ड इन कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन हेल्ड की जाती है स्मॉलेस्ट यूनिट में, उसको बिट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर भी इंफॉर्मेशन को जो होल्ड करता है उसका क्या तरीका होता है। तो बाइट क्या है, 8 बिट से क्या बनेगा, 1 बाइट बनेगा। और किलो बाइट क्या है, 1024 बाइट से 1 किलो बाइट बनेगा। और 1024 किलो बाइट से 1 मेगा बाइट बनेगा। फिर 1024 से 1 गीगा बाइट और फिर टेराबाइट। तो देखिए ये नंबर तो सेम ही है सारे। पहले में 8 का आपको ध्यान रखना है कि जो बाइट बनेगा वो 8 बिट से बनेगा। उसके बाद आप देखो बाइट से के बाद किलो, मेगा, गीगा और टेरा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टी सबसे लास्ट में आता है, तो ये सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो ऐसे बाइट, किलो, किलो उससे थोड़ा बड़ा हो गया बाइट से, मेगा थोड़ा बड़ा हो गया, गीगा उससे भी बड़ा हो गया, टेरा बाइट्स उससे भी बड़ा हो गया। तो ये बिल्कुल आप ऐसे याद रख सकते हैं इनको। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो ये जो 4 में जितना भी आ रहा है वो 1024 का आ रहा है। ओके, जो प्रीवियस वाला जो है उसमें उसका जो 1024 जो है वो जो सक्सीडिंग वाला जो है उसके इक्वल होता है। ओके, तो अब देखिए, अब आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी हैं हमारे पास।
तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। एक होता है लोकल जो है एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसको लैन बोलते हैं। तो कनेक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर इन सेम लोकेशन, छोटी सी लोकेशन होती है, जैसे कोई आईआईटी का ले ले तो वहाँ का अपना एक इंटरनल नेटवर्क होता है, तो आपस में ही जो डिफरेंट डिपार्टमेंट इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क। वैन लिंक का कंप्यूटर इन वाई बड़े का एक कई ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, इसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। आगे इंटरनेट तो आपको पता है, लिंकिंग एग्जिस्टिंग नेटवर्क टू वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से इंटरनेट है, इसमें बहुत सारे नेटवर्क को आप कनेक्ट कर देते हो तो इंटरनेट बन जाता है। और इंट्रानेट क्या होता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लैन या आप उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हो उसको इंट्रानेट बोलते हैं। और एक्स्ट्रानेट क्या हो गया, आपको टू ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ पार्शियली आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिजनेसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रानेट हो गया, ठीक है। तो इंटरनेट बहुत वाइड हो गया, इंट्रानेट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, एक्स्ट्रानेट मतलब फ्यू ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। अब वायरस की बात करते हैं, तो ये मैक्रो वायरस क्या है, ये रन इनसाइड अनदर, कोई प्रोग्राम होगा आपके कंप्यूटर में उसी के अंदर रन करेगा, तो उसको मैक्रो वायरस बोलते हैं। ये ट्रोजन हॉर्स बोलता है, रिजाइड इन डिस्गाइज और एम्बेडेड फॉर्म इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये ट्रोजन हॉर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम के अंदर ही ये घुस जाता है, पर आपको इसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। इसका आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। बॉम्ब क्या होता है, जैसे बॉम्ब होता है, एक टाइम बॉम्ब होता है, उसी तरह विल गो ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये वायरस जो है किसी पर्टिकुलर डेट को ही काम करेगा, जैसे कि इसमें सेट कर रख होती है, ओके, जैसे इसको सेट किया गया होता है, ओके। वॉर्म क्या हो गया, जैसे एक वॉर्म जो होते हैं आपका कॉपी कैट होता है, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है, इसीलिए फायरवॉल से जो है कंप्यूटर को प्रोटेक्ट किया जाता है, ओके। तो ये तीन तरह के अब जो है इंटरनेट बेसिक्स जो है, सबसे पहले इंटरनेट कहाँ 1969 में जो ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एजेंसी नेटवर्क एप्रानेट जो है कहाँ, दैट वाज डेवलप्ड बाय यूएस इन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ही एक प्रोजेक्ट था, इसके अंडर इसको जो है इंटरनेट को डेवलप किया गया था। अब आगे देखते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है। तो इंटरनेट एड्रेस क्या है, ये आपको 0 से 225 जो है इसकी वैल्यू होती हैं। तो इनमें क्या है कि इंटरनेट आईपी एड्रेस से आपकी लोकेशन का पता, ये यूनिक होता है और आपकी जो है लोकेशन का पता लग जाता है। आपको पता है कि जैसे कोई बॉम्ब का थ्रेट कर रहा है या किसी दूसरे को थ्रेट कर रहा है, तो वो इंटरनेट आईपी एड्रेस से उसका ट्रेसिंग होती है, ओके। तो इस तरह से ये जो है, इस तरह से ये 4 फॉर्म में होता है, सेट ऑफ 4, ओके, 4 नंबर होता है ये, और इसमें जो है ये नंबर 0 से 225 तक, सॉरी 255 तक होती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इंटरनेट टर्म बोर्ड क्या होता है, BAUD, तो ये रेट एट विच डाटा इज ट्रांसफर्ड, तो इसका बोर्ड को होता है। अब MBPS हम अभी बोलते हैं, अभी बोर्ड का यूज नहीं होता है, ठीक है। बैंडविड्थ होता है कि अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम कंप्यूटर टू एन अदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कितना डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, इसको बैंडविड्थ के थ्रू मेज़र करते हैं, ठीक है। अब आगे एक इम्पोर्टेंट आ जाता है, ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे। आपने बिटकॉइन के बारे में सुना ही होगा। इनिशियली ब्लॉकचेन स्कॉट एंड स्टुअर्ट ने 91 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज इंट्रोड्यूस, पब्लिक को जो इंट्रोड्यूस की गई थी ये संतोषी नाकामोतो ने की थी 2008 में। और क्रिप्टो करेंसी इज सपोर्टेड बाय ब्लॉकचेन से ही क्रिप्टो करेंसी सपोर्ट होती है। इट मेंटेन सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्या करिए, ये सारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको डिसेंट्रलाइज फॉर्म में इसको स्टोर करती है। उससे क्या होता है कि कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसमें रिलायबिलिटी बनी रहती है। अब नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, ये सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें ब्लॉकचेन वाली, ठीक है। इसमें ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी यूज होती है, पर यह जो है बिटकॉइन की तरह इनको ट्रेड नहीं किया जाता है, ठीक है। और आप एक कैसे की बात करते हैं कि जैसे आप कोई फ़ाइल खोलते हैं तो एक कैसे फाइल बन जाता है इंटरनेट में, ठीक है। कैसे का मतलब इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड बाय वेब, जो वेब ब्राउज़र होता है, जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर क्रोम जो हो गया, आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो वो वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेगी। तो यहाँ पे आपको फिर से अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको रिपीटेडली जो है रिमोट कंप्यूटर से फैच नहीं करनी पड़ेगी इसको, ऑलरेडी वो आपके कंप्यूटर में होगी, तो आप उसको ईजिली देख सकते हैं,
ठीक है। तो इसको कैशे फाइल बोलते हैं। कैशे फाइल के कारण आपका कंप्यूटर भी कई बार स्लो हो जाता है, तो इनको रिमूव किया जाता है। ओके। और ट्रोजन क्या है, प्रोग्राम जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, मतलब विदाउट इन्फॉर्मेशन, आपको उसका पता नहीं चल पाता है, तो ओके, तो आपके कंप्यूटर को ये डैमेज कर सकता है। आगे टेलनेट क्या है, टेलनेट प्रोग्राम विच अलो यू टू लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर। जैसे आप यहाँ पे अगर आप इंडिया में बैठे हो, आप दूसरी कंट्री में किसी कंप्यूटर में आप लॉग इन कर सकते हो, तो इसको टेलनेट बोलते हैं। टेल मतलब डिस्टेंस। आगे गोफर क्या है, गोफर क्या है कि एबिलिटी टू एग्जैक्ट व्यू अ वेब डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन। सारी इन्फॉर्मेशन एक वेब सर्वर में होती है, तो उस वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन को लाना, इसको गोफर बोलते हैं। ओके। तो देखिए ये यहाँ यहीं पे मैं ये एंड कर रहा हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन हर बार जो आ रहे हैं वो वहीं से घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो आप अगर इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं, तो आप इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और राइट आंसर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।